नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विद्या यूट्यूब क्लास पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक दोस्तों, पिछले वीडियो पर हमने बात किया था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। आज हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल। 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, इसे किस नाम से और जाना जाता है तो ताम्रकांस्य युग या फिर कैल्कोलिथिक एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक दोस्तों, इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह क्या है, अपना भारत का नक्शा है। ठीक दोस्तों, इंडिया का ये मैप है, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पर अफगानिस्तान है और यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है और ये क्या है, अपना पूरा भारत है दोस्तों। ठीक दोस्तों, भारत है और यहाँ से ये जो आपको नीला से दिख रहा होगा, यहाँ से सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी प्रवाहित होती है, बहती है। ठीक दोस्तों, सिंधु नदी यहाँ पर बहती है और त्रिभुजाकार आकृति में सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुआ है, उदय हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा त्रिभुजाकार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, और बीच से क्या बह रहा है, सिंधु नदी बह रहा है। ठीक दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे मतलब ये सिंधु नदी है और इसी के किनारे सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का उदय हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण, उदय होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक दोस्तों, तो किसी ने तो कहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, नाम तो दिया होगा, कौन से व्यक्ति ने और कब दिया, तो किसने कहा सर्वप्रथम, तो जॉन मार्शल ने कहा। जी हाँ दोस्तों, जॉन मार्शल ने 1856 में कहा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक दोस्तों, उसने कहा, जॉन मार्शल ने कहा। कब कहा, तो 1856 में कहा। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा, किसने दिया और कब पड़ा, इसके बारे में। अब हम कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे, सिंधु सभ्यता के कुछ फैक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, नगर थी वहां। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर का विकास हो चुका था, नगरी सभ्यता थी। ठीक दोस्तों, आकृति कैसी थी, आकृति कैसी थी, तो त्रिभुजाकार आकृति थी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये त्रिभुजाकार है, ये ऐसे, तो आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार। ठीक दोस्तों, लिपि कैसी थी, लिखावट कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक दोस्तों, पढ़ा नहीं गया है, भाव चित्रात्मक थी, पढ़ा गया है भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। मुद्रा क्या थी, मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता में आदान प्रदान के लिए क्या मुद्रा चलता था, तो सेलखड़ी, मुद्रा का क्या नाम था, सेलखड़ी। घर किससे बने होते थे, पक्के ईंटे, कच्चे ईंटे, मिट्टी के, पत्थर के, किससे बने होते थे, तो लाल ईंटों से बने होते थे घर। जी हाँ दोस्तों, मतलब ईंटों का भी विकास हो चुका था, तभी तो घर लाल ईंटों से बनाया गया था ना। ठीक दोस्तों, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक दोस्तों, क्या किया गया था, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। ठीक दोस्तों, अब अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किससे होता है, कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है किससे काल निर्धारण करते हैं, जो ये समय है उसको किससे निर्धारण करते हैं हम। 2300 से 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था, विकास हुआ था, किनके अनुसार हम मानते हैं, तो C40 के अनुसार। C40 मतलब कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 ईस्वी तक इनका क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक दोस्तों, अगला है सिंधु घाटी के लोग सिक्के व लोहे से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे, अपरिचित थे,
मतलब सिक्के और लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। ठीक दोस्तों, अगला है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जी हाँ दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वो भी जो घर थे उनके पीछे। आजकल क्या होता है, जहां सड़क है उधरी सड़क, जहां जिधर सड़क है उधरी हम घर के दरवाजे को निकाल देते हैं, लेकिन ऐसी नहीं थी। ऐसे गोल के घर थी, इधर सब दरवाजे थे, यहाँ पर एक मेन दरवाजा था ऐसे, और सड़क ऐसे काटती थी दोस्तों, सड़क ऐसे काटती थी, समकोण पर काटती थी, मतलब घर के पीछे सड़क थे, जो सड़क गुजरते थे यहाँ पर गोल की क्या है, सब लोगों का घर बना होता था। ठीक दोस्तों, इससे सुरक्षित ये है कि इधर से जो कुछ भी आ रहा है, सड़क हादसा वगैरह क्या संभावना बहुत ही कम रहता है। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गया आद्य ऐतिहासिक काल के कुछ फैक्ट नोट के बारे में। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, कि स्थल कौन कौन से स्थल है और कौन कौन से स्थल में कौन कौन से चीजों का विकास हुआ। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो। ठीक दोस्तों, यह 3 स्थल प्रमुख है। इनके अलावा और बहुत सारी स्थल है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हड़प्पा, खोजकर्ता दयाराम साहनी ने। ठीक दोस्तों, दयाराम साहनी ने, HD, आपको HD याद करना है, H से हड़प्पा और D से दयाराम साहनी याद करना है। HD खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। कब किया था, तो 1921 में खोज किया था हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा। ठीक दोस्तों, स्थिति कहाँ पर है ये हड़प्पा, स्थान कहाँ पर है, तो पंजाब रावी नदी के तट पर यह हड़प्पा शहर बसा हुआ है। वर्तमान में यह पंजाब में ना होकर कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है यह। ठीक दोस्तों, भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था पाकिस्तान और भारत का, तब यह पंजाब में था। अभी वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ठीक दोस्तों, प्राप्ति हड़प्पा स्थान से क्या चीज की प्राप्ति हुई है। ठीक दोस्तों, तो भूमि माता सभी जगह से मिला है, भूमि माता सभी जगह से मिला है, और भूमि माता की ही नाभि से पौधा उत्पन्न ऐसे मूर्ति मिला हुआ है। कहाँ से, हड़प्पा स्थल के सभी जगह से। श्रमिक आवास मिला है हड़प्पा से, श्रमिक आवास। सिंगार पेटी मिला है, जी हाँ दोस्तों, सिंगार पेटी आदि मानव लोग सिंगार वगैरह करते होंगे, सिंगार पेटी मिला है। कब्रगाह मिला है, कब्र मिला है। ठीक दोस्तों, कब्र मिला है, वो भी 2 प्रकार का, एच आकृति का मिला है, ऐसी आकृति का H आकृति का, और R37 आकृति का मिला है। 2 आकृति का कब्रगाह मिला है। ठीक दोस्तों, कहाँ, हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से। चांदी के साक्ष्य मिले हैं, जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा से क्या मिले हैं, चांदी के साक्ष्य मिले हैं, मुहर के साक्ष्य मिले हैं, और स्वास्तिक चिन्ह, जी हाँ दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, कहाँ, हड़प्पा से। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह न्यायधानी है। बिल्कुल जो न्यायधानी में होना चाहिए वह हड़प्पा में है दोस्तों, तो हम इसे क्या कहते हैं, न्यायधानी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो स्थल की। ठीक दोस्तों, खोजकर्ता कौन है, राखल दास बनर्जी। आपको ऐसे याद करना है, MR, M से हो गया मोहनजोदड़ो और R से होगा क्या, राखल दास बनर्जी। ठीक दोस्तों, कब किया था खोज मोहनजोदड़ो की, तो 1922 में किया था, और ये कौन सा है, 1921 में है। आपको ऐसी लाइन के बारे याद करना है, एक दूसरे से रिलेटेड कर दोस्तों, तभी लंबे समय तक हम इसको अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। 1922 में किया था। स्थिति कहाँ पर है यह मोहनजोदड़ो स्थल, तो सिंध नदी, कराची, पाकिस्तान में। ठीक दोस्तों, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में है वर्तमान में। अन्य नाम, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता था या फिर जाना जाता है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर बोलते हैं किसे, मोहनजोदड़ो को। सबसे सुव्यवस्थित शहर बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। सबसे बड़ा नगर कहते हैं मोहनजोदड़ो को। नकली स्थान भी बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। मुर्दों का टीला भी बोलते हैं किसे, मोहनजोदड़ो को। ठीक दोस्तों, मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं, मुर्दों का टीला बोलते हैं। सिंध का बाग भी बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो को।
इतने सारे जितने भी हैं 6 नाम वह मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। ठीक दोस्तों, या फिर हम बोल सकते हैं उपनाम है या फिर अन्य नाम है। ठीक दोस्तों, तो ये मोहनजोदड़ो का जो साक्ष्य है वह कहाँ से मिला? ठीक दोस्तों, तो साक्ष्य क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से? तो स्नानागार जो सार्वजनिक था, नहाने का स्थान, स्नानागार जो सार्वजनिक था, सभी लोग उपयोग करते थे उसको, ये मिला है। अन्नागार मिला है जो बड़ी इमारत है, अन्न रखने का स्थान है। पुजारी या फिर पुरोहित प्रस्तर मूर्ति मिला है, पूजा करते हुए मूर्ति मिला है, पंडित का बोल सकते हैं हम। नृत्य बाला की मूर्ति मिला है, जी हाँ दोस्तों, नृत्य बाला की मूर्ति मिला है, और इसे एक किसी पत्रिका में बोला गया है कि यह नृत्य बाला की मूर्ति क्या है? पार्वती माना गया है, पार्वती की मूर्ति माना गया है। जी हाँ दोस्तों, पार्वती की क्या माना गया है? मूर्ति माना गया है। पशुपति रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है, मतलब शिवलिंग मिला है यहाँ पर। शंकर भगवान की प्रतिमा मिला है रुद्र रूप में, वो भी कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सूती कपड़ा, कपास का साक्ष्य मिला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कपास का साक्ष्य मिला है। इनका मतलब क्या है? यहाँ कृषि भी होता था। कपास का साक्ष्य मिला है मतलब कृषि भी चालू था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। कुआं भी मिला है, पानी पीने के लिए कुआं। ठीक दोस्तों, कुआं भी मिला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह राजधानी था। सभी चीज है दोस्तों इसमें, सुव्यवस्थित शहर है, विश्व का प्राचीन शहर है, स्नानागार है, अन्नागार है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? राजधानी है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में। अब हम बात करेंगे चनहुदड़ो के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। खोजकर्ता कौन है? अर्निस्ट मैके। तो आपको कैसे याद करना है? सी ए याद करना है। सी से हो गया चनहुदड़ो और ए से हो गया अर्निस्ट मैके। कब किया था? तो 1931 में। जी हाँ दोस्तों, ये कब किया था? 1921 में। ये कब किया था? 1922 में। और ये कब किया था? 1931 में। ठीक दोस्तों, 1931 में याद करना है आपको। स्थिति कहाँ पर है ये चनहुदड़ो? तो सिंधु नदी, कराची, पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में। ये जो तीनों स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक दोस्तों, साक्ष्य क्या क्या साक्ष्य मिले हैं चनहुदड़ो से? तो खिलौना निर्माण, जी हाँ दोस्तों, खिलौना, बच्चों के खेलने का खिलौना निर्माण होता था वहाँ। मन का निर्माण होता था। दवात, दवात मतलब स्याही, स्याही का साक्ष्य मिला है। सांप का अंकन मिला है। ठीक दोस्तों, सांप का अंकन मिला है। पंजे का निशान मिला है, वो भी किनका किनका? कुत्ता और बिल्ली का। ठीक दोस्तों, हमने पढ़ा था सबसे प्रथम पालतू पशु कौन है? कुत्ता, डॉग। ठीक दोस्तों, इसलिए पंजे का निशान भी मिला है, किनका किनका? कुत्ता और बिल्ली का। मोर का अंकन मिला है, जी हाँ दोस्तों, मोर का अंकन मिला है, मोर का चित्र मिला है। कहाँ से? चनहुदड़ो से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम खिलौना निर्माण कर रहे हैं, मन का निर्माण कर रहे हैं, बाजार के साक्ष्य मिले हैं, दवात, स्याही मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी औद्योगिक चीज इसमें मिलते थे, इस कारण इसको औद्योगिक नगर का दर्जा दिया गया है। किसको? चनहुदड़ो को। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया 3 स्थल के बारे में। अब हम अगले स्थल के बारे में देखते हैं। तो आइए रंगपुर, कालीबंगा और लोथल के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। खोजकर्ता कौन है रंगपुर का? व्यास, दीक्षित, राव। ठीक दोस्तों, व्यास भी मिलता है, दीक्षित भी मिलता है और राव भी मिलता है। कब किया था? तो 1936 से लेके 1953 तक। इनका एग्जैक्ट डेट नहीं है। 1936 से 1953 के बीच में रंगपुर का खोज किया गया था। ठीक दोस्तों, स्थिति कहाँ पर है रंगपुर? तो भादर नदी, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, यह भादर नदी गुजरात पे के तट पर यह स्थित है। कौन? रंगपुर। साक्ष्य, साक्ष्य कहाँ से, क्या साक्ष्य मिले हैं? तो धान की भूसी, धान की भूसी प्राप्त हुआ है। कहाँ? रंगपुर से। जी हाँ दोस्तों, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुआ है। अगला है कालीबंगा स्थल। अर्थ होता है इनका, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। जी हाँ दोस्तों, काले रंग की चूड़ी। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ी होता है इनका अर्थ। ठीक दोस्तों, खोजकर्ता कौन है? घोष लाल थापर। घोष भी मिलता है, लाल भी मिलता है, थापर भी मिलता है। कब किया गया था? तो 1953 में।
जी हाँ दोस्तों, इनको भी 1936 से 1953 में खोजा गया था बीच में, लेकिन इनका एग्जैक्ट मिलता है 1953 में को खोजा गया था इस स्थान को। स्थिति कहाँ पर बसा हुआ है, तो घग्गर नदी राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है और कहाँ पर है, तो घग्गर नदी राजस्थान। ठीक दोस्तों, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, तो यज्ञ कुंड मिला है, जहां पर ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, यज्ञ कुंड मिला है। जी हाँ दोस्तों, हवन कुंड मिला है, हवन कुंड भी ये यज्ञ कुंड की ही तरह होता है। ठीक दोस्तों, ईंटों का अलंकरण मिला है, मतलब ईंट मिले हैं। हवन और यज्ञ कुंड ईंटों से बनाए जाते थे, तो ईंटों का अंकन भी मिला है। ठीक दोस्तों, युगल समाधि मिला है और जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह धार्मिक नगर है कालीबंगा, क्योंकि यज्ञ कुंड, हवन कुंड, ईंटों का अलंकरण, जूते हुए खेत, युगल समाधि मिला है, तो धार्मिक नगर तो ही हुआ ना। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया कालीबंगा के बारे में। अब हम बात करेंगे लोथल के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं खोजकर्ता कौन है लोथल का, रंगनाथ राव। ठीक दोस्तों, रंगनाथ राव, इसको रंगपुर को भी मानते हैं कि रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर राव का अर्थ होता है लोथल, और रंगपुर को दोनों व्यक्ति ने खोजा था, ऐसी मान्यता भी है। ठीक दोस्तों, सन कब है, तो 1964 में लोथल की खोज किया गया था, 1964 में। ठीक दोस्तों, स्थिति कहाँ पर है लोथल, तो भोगवा नदी गुजरात पर। ठीक दोस्तों, ये क्या है, भादर नदी, और ये क्या है, भोगवा नदी। तो भादर नदी बिना मात्रा वाला रंगपुर, और भोगवा नदी लोथल मात्रा वाला भोगवा नदी, मतलब यहाँ पर मात्रा लगा हुआ है ना। ठीक दोस्तों, मात्रा लगा हुआ है ना, इसमें भी लोथल में मात्रा लगा हुआ है और इसमें भी भोगवा में मात्रा लगा हुआ है, होगा। तो आपको भोगवा मात्रा से याद करना है, भोगवा नदी तट पर क्या है, लोथल स्थल है। साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं लोथल से, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो धान की भूसी मिला है। जी हाँ दोस्तों, धान की भूसी यहाँ से भी मिला है, रंगपुर से, और लोथल से भी धान की भूसी मिला है। पैमाना, नाप तौल का पैमाना मिला है, क्या मिला है, नाप तौल का पैमाना मिला है। कांवा और लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं लोथल से ही। जी दोस्तों, फारस देश का मुहर मिला है, फारस एक देश का नाम है, वहां के मुहर लोथल से मिले हैं। ठीक दोस्तों, चोंच में मछली दबाई हुई पकड़ी हुई चिड़िया एक जार में बंद है, लोथल से एक चिड़िया मिला है। ठीक दोस्तों, जो अपनी चोंच पर मछली दबाई हुई है, मछली लिए हुए हैं, उसको पिंजरे में बंद किया गया है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धान की भूसी है, पैमाना है, तो बंदरगाह है, ये डाकघर है, ये पत्तन है, पत्तन का मतलब ही डाक होता है, गोदीवाड़ा भी बोल सकते हैं लोथल स्थल को। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले स्थान के बारे में। सुरकोतड़ा, बनावली, धौलावीरा और शिकारपुर के बारे में बात करेंगे। सुरकोतड़ा खोजकर्ता कौन है, गजपति जोशी। जी हाँ दोस्तों, सुरकोतड़ा स्थल की खोज किसने की थी, तो गजपति जोशी ने किया था। कब किया था, तो 1964 में। ठीक दोस्तों, स्थिति कहाँ है सुरकोतड़ा स्थल, तो गुजरात पे है। साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं सुरकोतड़ा से, तो बर्तन संवर्धन, अंडाकार कब्रगाह। जी हाँ दोस्तों, गोल का कब्रगाह मिला है, अंडा के आकार में कब्रगाह मिला है, और घोड़े की हड्डी मिले हैं। क्या मिले हैं, सुरकोतड़ा में घोड़े की हड्डी, नाम से ही पता चल रहा है सुरकोतड़ा घोड़ा, सुरकोतड़ा घोड़ा, नाम से आपको लग रहा होगा दोस्तों कि सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह बंदरगाह है। क्या है, बंदरगाह है सुरकोतड़ा। अगला स्थल है बनावली, खोजकर्ता कौन है, आर एस विस्ट ने खोज किया था। आर एस आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत लोग आर एस लेते भी होंगे, तो आपको आर एस से याद करना है, आर एस विस्ट बनावली। जब आर एस हम लेते हैं तो बन जाता है, ऐसे याद करना है आपको। ठीक दोस्तों, बहुत लोगों का बन जाता होगा, आर एस मतलब बनावली। खोजकर्ता कौन है, आर एस विस्ट, बनावली की खोज सन 1973 में खोज किया गया था बनावली की। स्थिति कहाँ है, हरियाणा, स्थिति कहाँ है, हरियाणा। साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं बनावली से, तो हल मिले हैं, मतलब कृषि चालू हो गया था, हल मिले हैं, जौ मिले हैं, फसल है ये,
कृषि के साक्ष्य मिले हैं और खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक दोस्तों, एक प्रकार के मान ले तो हम ये भी क्या है, बनावली बंदरगाह है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो आर.एस. विस्ट ने ही की थी और बनावली की भी आर.एस. विस्ट ने ही खोज की थी। धौलावीरा की खोज कब किया गया था, 1990 से लेके 1991 के मध्य में धौलावीरा का खोज किया गया था। ठीक दोस्तों, यह धौलावीरा कौन से स्थान पर है, कहाँ है, तो स्थिति क्या है इनकी, तो गुजरात पे है ये। धौलावीरा गुजरात पे स्थित है। क्या क्या साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से, तो 3 नगरों के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 नगरों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ, धौलावीरा में। जल प्रबंधन की सुव्यवस्थित प्रणाली मिली है। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने में देखोगे तो कहीं पर नाली बना है, उसको कई लोग फोड़ देते हैं, रोड के बीचों बीच से नाली निकाल देते हैं। मतलब जल प्रबंधन का कोई आज देखा जाए तो सुविधा नहीं है। लेकिन उस जमाने में भी जल प्रबंधन प्रणाली था कि जल को किस तरह, किस दिशा की ओर मोड़ना चाहिए, कब एकत्रित करना चाहिए ताकि उनको हम उपयोग कर सके। ये सब प्रणाली कहाँ था, धौलावीरा में था। ठीक दोस्तों, इस सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि क्या है, लिपि या साक्ष्य क्या है, तो 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। जी हाँ दोस्तों, धौलावीरा की सबसे बड़ी साक्ष्य क्या है, ये लोग तो साक्ष्य मिले ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी साक्ष्य कौन है, तो 10 चिन्हों वाला शिलालेख है। एक शिलालेख है जिसमें क्या है, 10 चिन्ह है, होगा किसी चीज का, लेकिन 10 चिन्ह वाला शिलालेख है। ठीक दोस्तों, नोट करके हम बात करेंगे, यह धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। जो धौलावीरा स्थान है वह 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ है, तो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक दोस्तों, अब हम अगले बात करेंगे शिकारपुर स्थल के बारे में। शिकारपुर, ठीक दोस्तों, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है, नया स्थल है दोस्तों। जो शिकारपुर है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है, नवीनतम जगह है। कौन, शिकारपुर। ठीक दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल कौन है। ऑप्शन दे देगा आपको, बनावली, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, शिकारपुर भी दे देगा। तो आपको क्या लेना है, शिकारपुर लेना है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। अब हम कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे जो आद्यऐतिहासिक काल के ही बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ और कितने सभ्यता उजागर हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ और कितने सभ्यता का विकास हुआ था, उदय हुआ था, इनके बारे में देखेंगे। ठीक दोस्तों, समकालीन सभ्यता मतलब सब लोग संग संग चल रहे थे। क्या चल रहे थे, संग संग चल रहे थे। तो आइए देखते हैं, इराक की सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया भी बोलते हैं, या टिग्रिस नदी के किनारे पर इराक की सभ्यता का उदय हुआ है, विकास हुआ है। कौन सी नदी, टिग्रिस नदी। जी हाँ दोस्तों, टिग्रिस नदी के किनारे इराक की सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, उनका विकास हुआ है। ईरान की सभ्यता, ईरान की सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब ये आपको याद कैसे करना है, आप लोग तो कंफ्यूजन हो जाओगे कि इराक की सभ्यता है और ईरान की सभ्यता है, तो कौन सो मेसोपोटामिया बोलते हैं और किसे सुमेरियन बोलते हैं, ये दिक्कत की बात है। तो दिक्कत को आइए आसान करते हैं। ईरान, इसमें लास्ट में क्या लगे हैं, न लगे हैं, न लगे हैं। और सुमेरियन, इसमें भी क्या है, लास्ट में न है। तो आपको ऐसे याद करना है, ईरान की सभ्यता मतलब सुमेरियन। लास्ट को आपको देखना है दोस्तों, लास्ट अक्षर को आपको देखना है कि ना अक्षर इसमें है और ना अक्षर इसमें है, शब्द इसमें है। तो ईरान की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता। ठीक दोस्तों, आप इनको 10 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ईरान की सभ्यता मतलब सुमेरियन सभ्यता। इराक की सभ्यता को याद करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बोलते हैं इराक की सभ्यता को। ठीक दोस्तों, अगला है मिस्र की सभ्यता।
मिस्र की सभ्यता कौन से नदी के किनारे बसा था, कौन से नदी के किनारे उद्गम हुआ, कौन से नदी के किनारे उदय हुआ, तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ, उदय हुआ। ठीक दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। अगला है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता आसान है क्योंकि चीन की सभ्यता बोलते हैं। ठीक दोस्तों, चीन की सभ्यता को चीन की सभ्यता ही बोलते हैं। यूनान की सभ्यता, यूनान की सभ्यता की क्या खासियत है, तो सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन? यूनान की सभ्यता। सिर्फ सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है दोस्तों, इसलिए यूनान की सभ्यता क्या हो जाता है, बहुत ही खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन सीधा सी पूछ देगा, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, तो यूनान की सभ्यता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। इतने सारे सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चल रहा था। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के क्या कारण थे, बर्बाद होने के क्या कारण थे, तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अपना तर्क दिया है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। बाढ़, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख कारण है बाढ़। किसने कहा है, तो मार्शल मैके राव ने कहा है। ठीक दोस्तों, मार्शल मैके राव, ये तीन नाम है मार्शल मैके राव, आपको याद करना है ममैरा, ममैरा। ठीक दोस्तों, ये ट्रिक है। म से हो गया मार्शल, और मैं से हो गया मैके, और रा से हो गया राव, ममैरा, बाढ़, ममैरा। ठीक दोस्तों, बाढ़ क्या किसने कहा है, ममैरा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है, बाढ़। किसने कहा है, ममैरा ने कहा है। ममैरा मतलब मार्शल मैके राव। ठीक दोस्तों, अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन किसने कहा है, अमरनंदन घोष ने। आपको जे ए याद करना है, जे से हो गया जलवायु परिवर्तन, और ए से हो गया अमरनंदन घोष। ठीक दोस्तों, अगला है नदियों के मार्ग परिवर्तन। ठीक दोस्तों, नदियों के मार्ग परिवर्तन कैसे होता है, ले दे के। ठीक दोस्तों, ले दे के आपको याद करना है, ले दे के। तो किसने कहा है, लैम्बर्ट डेल्स ने कहा है कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, विनाश हो गया। ठीक दोस्तों, अगला है महामारी। महामारी के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, किसने कहा है, KVR ने कहा है। किसने, KVR ने कहा है। अगला है बाहरी आक्रमण। बाहर से आक्रमण, बाहर से आक्रमण हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया, पतन हो गया। किसने कहा है, मार्टिन लूथर ने। तो बाहर से आक्रमण करने के लिए क्या करेगा, मारेगा। तो मारना याद करना है आपको, मारना। तो मारना से हो गया मार्टिन लूथर। ठीक दोस्तों, बाह्य आक्रमण कर रहा है, मार रहा है, मतलब मार्टिन लूथर ने कहा है बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, विनाश हो गया। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण चीज के बारे में। अगला हम देखेंगे कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी IMP फैक्ट के बारे में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता है कैसे जानते हैं हम, किन स्रोतों के आधार पर जानते हैं, तो पुरातात्विक खुदाई के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन जो अवशेष मिले रहते हैं उनके खुदाई किया जाता है, तभी हमें पता चलता है कि यह कितने साल पुराना है और क्या चीज है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जानने का स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। ठीक दोस्तों, भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मानव के, भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, MP मतलब मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी के तट पर मानव के साक्ष्य मिले हैं, वो भी भारत में प्रथम। ठीक दोस्तों, अगला है कुछ दैमाबाद महाराष्ट्र में तांबे का रथ मिला है। तांबे का रथ कहाँ से मिला है पूछ देगा आपको, तो दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों का रंग लाल था। कौन सा था, लाल था, लाल बलुआ ईंटों से बनते थे, लाल था। पशुपालन का केंद्र कौन था, निजदी। निजदी क्या था, क्वेश्चन दे देगा आपको, तो पशुपालन का केंद्र था। ठीक दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर राखीगढ़ी हरियाणा है।
जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है, हड़प्पा का एक नगर है कौन, राखीगढ़ी, वह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है। ठीक दोस्तों, इस सभ्यता में 5000 साल पुराना, जी हाँ दोस्तों 5000 साल पुराना मानव के कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो राखीगढ़ी हरियाणा से, यहीं से। ठीक दोस्तों, जो सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है वहीं से 5000 साल पुराना मानव कंकाल मिला है, मानव के हड्डी मिले हैं। ठीक दोस्तों, अगला है इस सभ्यता के मुहरों में अंकन मिला है। जो मुहर चलते थे आदान प्रदान के लिए, कुछ रुपया चलते थे, उसमें क्या क्या चीज का अंकन होता था या था, तो हाथी का था, सांड का था, गेंडा का था, भैंस का था, भेड़ का था। या जो पांचों पशु है उनका मुहरों में अंकन किया गया था, मुहर में चित्र बने हुए थे। ठीक दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और है, इस सभ्यता के मुहरों में साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये तो मिले हुए हैं वो साक्ष्य है, और नहीं मिले हुए हैं वो कौन से साक्ष्य है, तो घोड़ा। मुहर में घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के अंकन नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, घोड़े के साक्ष्य मुहर में कोई अंकन नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई निशानी नहीं मिला है, किस चीज का, घोड़े का। ठीक दोस्तों, अगला है इस सभ्यता के सर्वाधिक नगर स्थल गुजरात से मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो नगर है और सर्वाधिक ज्यादा नगर है वो गुजरात से मिले। 5 स्थान मिले हैं, कौन कौन से, तो सुरकोतड़ा, रंगपुर, शिकारपुर, धौलावीरा और लोथल। जी हाँ दोस्तों, सुरकोतला, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा और शिकारपुर, जो ये 5 स्थान मिले हैं वह गुजरात से मिले हैं। ठीक दोस्तों, अगला है मानव ने सबसे पहले क्या क्या चीज उगाया, फसल में क्या क्या चीज पहले उगाया, तो जौ पर पहले उगाया, जौ का फसल पहले लिया गया मानव के द्वारा। उनके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया तो गेहूं उगाया, दूसरे नंबर पर गेहूं का उत्पादन किया गया, और तीसरे नंबर पर क्या है, चावल उत्पादन किया गया। ये मानव द्वारा उगाया गया फसल का क्रम है दोस्तों। पहले गेहूं उगाया, उसके बाद गेहूं उगाया, उसके बाद क्या उगाया, चावल उगाया। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल इतना ही है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा फैक्ट डाटा बताया हूँ। इनसे एग्जाम में बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम अगले वीडियो पर बात करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में।